नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कार्तिकेय कश्यप और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद कार्तिकेय। आज मैं आपको ऐसे टॉप 5 फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के। फैक्ट नंबर 1, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है। तो जिराफ को तो अक्सर आप देखते ही होंगे, या तो चिड़ियाघर में या फिर किसी नेशनल पार्क में या फिर टीवी और किताबों में भी। ये ऐसा भी थलीय पशुओं में से सबसे ऊंचा होता है और जुगाली करने वाला सबसे बड़ा जीव है। ये अपनी लंबी गर्दन, टांगे और अपने खास सींगों की वजह से विशेष रूप से जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी गर्दन आखिर लंबी क्यों होती है? तो आज मैं आपको इस सवाल का जवाब भी बताने जा रहा हूँ और जिराफ से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स भी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वैसे तो जिराफ मूल रूप से अफ्रीका के जानवर है, लेकिन अब ये दुनिया भर के कई देशों में पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ एक ऐसा जानवर है जो एक दिन में महज आधा घंटा ही सोता है, और वो भी एक बार में सिर्फ 5 मिनट ही। एक नर जिराफ की ऊंचाई करीब 18 फीट होती है। इनकी तो गर्दन ही सिर्फ 6 फीट से 8 फीट की होती है, जबकि पैरों की ऊंचाई लगभग 6 फीट होती है। यानी धरती पर रहने वाले औसतन इंसान जिराफ के पैरों से भी छोटे हैं। जिराफ ऊंट की तरह ही एक ऐसा जानवर है जो कई दिनों में सिर्फ एक बार ही पानी पीता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह घास खाने वाला जानवर है और उसकी वजह से उसके शरीर में हमेशा नमी बनी रहती है। एक बात और हैरान करने वाली है कि जिराफ बिना पानी पिए ऊंट की तुलना में ज्यादा चल सकता है। और जिराफ एक ऐसा जानवर है जो पैदा होने के आधे घंटे के अंदर ही चलने लगता है और महज 10 घंटे में ही दौड़ना भी शुरू कर देता है। जन्म के समय इनके बच्चों का वजन करीब 100 किलो होता है। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि इंसानों की तरह जिराफ के भी 32 दांत होते हैं। जो जिराफ के सबसे करीबी रिश्तेदार लेकिन छोटी गर्दन वाले ओकापी के साथ तुलना करके वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इनकी गर्दन लंबी क्यों होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनकी लंबी गर्दन और विशाल हृदय करीब 10 या 11 किलो के विकास समय के साथ कुछ जेनेटिक बदलावों से हुआ। हालांकि अभी भी इसको लेकर कुछ विवाद है, जिसे सुलझाने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। फैक्ट नंबर 2, हाथी के कान बड़े और आंख छोटी क्यों होती है। शेर जंगल का राजा भले ही हो, मगर हाथी का अपना ये एक अलग अंदाज रहता है। फिल्मों से लेकर किस्से कहानियों में हम हाथी के बारे में दंत कथाएं सुनते आ रहे हैं। हाथी को शाही सवारी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, हमारे देश में तो बहुत सी जगह पर हाथी की पूजा भी होती है और इसे भगवान गणेश के समान माना जाता है। मगर हाथियों के बारे में ऐसे बहुत से रोचक पहलू हैं जिनके बारे में हम मान्यताओं के आधार पर ही सुनते हैं और समझते आ रहे हैं। जीव वैज्ञानिक और लेक्चरर विजेंद्र वत्स के अनुसार उन रोचक पहलुओं के अलग ही प्रमाण है। इनमें से हमें हाथी का कान बड़ा और आंखों का छोटा होना, दादी नानी की कहानी और मान्यता के आधार पर सुनने को मिलता है कि हाथी के कान इसलिए बड़े होते हैं ताकि वो अपने विशाल शरीर को देख न सके, इसलिए हाथी की आंखें भी छोटी होती है। हाथी को अगर अपने विशाल शरीर और ताकत का एहसास हो तो वो जंगल में तबाही मचा देगा, मगर यह सच नहीं है, कुछ और ही है। तो जानते हैं हाथी के बारे में रोचक जानकारी। तो हाथी के कान बड़े होते हैं और हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है, मगर हाथी का कान हिलाना स्वाभाविक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर निकालता है। हाथी के कानों में समाहित कोशिकाएं इस काम को बखूबी करते हैं। महज गर्मी ही नहीं, बल्कि हाथी के कान उसके शरीर का रक्त संचार भी नियंत्रित करते हैं। अफ्रीका में ज्यादा गर्मी होने के कारण वहाँ के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं। हाथी के कान जब इतने बड़े होते हैं तो आंखें छोटी क्यों होती है, यह सवाल भी आपके जहन में आता होगा। मगर आंखें छोटी होने के पीछे भी एक वैज्ञानिक तर्क है। हाथी की आंखों की रोशनी बेहद कम होती है, बावजूद इसके हाथियों को तेज रोशनी में कम नजर आता है और वो कम रोशनी में ज्यादा देख पाते हैं। हाथी की आंख की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आंख की पुतलियां हिला नहीं पाता। पुतलियां आसानी से हिल सके इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। इसलिए हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है जो ज्यादा होने पर आंख से बाहर निकलता है, जिसे लोग आंसू समझ लेते हैं। आंखें अगर बड़ी होती तो पुतलियां और भी जल्दी सूख जाती, इसलिए प्रकृति की संरचना अपने आप में खास है। हाथी की आंखों की रोशनी कम होती है, मगर वो अपनी सूंड का इस्तेमाल इस समस्या को दूर करने के लिए करता है। हाथी चलते वक्त सूंड से नीचे की ओर फूंकता है और हवा जमीन से टकराकर वापस आती है। उससे उसे आगे की राह का अंदाजा हो जाता है। हाथी एक बार में अपनी सूंड में करीब 8 से 9 लीटर तक पानी भर सकता है। वो सूंड से 350 किलो तक भार भी उठा सकता है। हाथी एक दिन में 100 से 150 किलो तक खाना खाता है, मगर वह इसका केवल 35% पचा पाता है। वही विशाल शरीर होने के बावजूद हाथी दिन भर में करीब 10 से 20 किलोमीटर चलते हैं और सोते सिर्फ 3 से 4 घंटे ही है। हाथियों की अधिकतम आयु अब तक 70 साल रिकॉर्ड की गई है। हाथी का वजन 5000 से 7000 किलो तक हो सकता है। हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जिसको यौन क्रिया के लिए उत्तेजित करने के लिए प्रकृति ने अलग से ग्लैंड दिया है, जिसे टेम्पोरल ग्लैंड कहते हैं। हाथी इंसान की तरह काफी सामाजिक होते हैं।
और परिवार में यानी झुंड में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर हाथी को चींटी मक्खी काट ले तो उसे घाव हो सकता है, क्योंकि हाथी की त्वचा बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए वो उनसे बचने की कोशिश करता है। हाथी अपनी त्वचा को सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए खुद पर कीचड़ या मिट्टी उड़ेलता है। एक शोध बताता है कि हाथी आवाज को सुनकर पुरुष और स्त्री की आवाज में भिन्नता को पहचान कर सकता है। हाथी करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही अपने साथी की आवाज को सुन सकता है। इस तरह हाथी दूर दराज से होने वाली बारिश का भी पता लगा लेते हैं। हाथी के मरने पर हाथी इंसानों की तरह कई दिनों तक शोक मनाता है और हाथी के शव को छोड़कर जल्दी से नहीं जाता। हाथी के दांतों की कीमत लाखों करोड़ रुपए में होती है। यही कारण है कि हाथियों को शिकार किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं। हमारे जीवन में सबसे सुंदर दृश्यों में से जो हमने देखा होगा, उनमें से एक घनी काली रात में हजारों तारों से चमकता हुआ आकाश का दृश्य भी एक। चमकते हुए तारों का जिक्र नर्सरी की पोयम यानी बाल गीत से लेकर विज्ञान की किताब तक में समाया हुआ है। टिमटिमाते हुए तारे न केवल बच्चों को बल्कि सभी को अच्छे लगते हैं। इसे देखकर आंखों में ठंडक का एहसास होता है। इतने बड़े यूनिवर्स को अपनी आंखों के सामने देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, जबकि चंद्रमा और अन्य ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं दिखाई देते? तो तारों की टिमटिमाहट को विज्ञान की भाषा में एस्ट्रोनॉमिकल सिग्नलेशन कहते हैं। तारों की टिमटिमाहट के पीछे पृथ्वी के वायुमंडल का हाथ होता है। पृथ्वी के चारों ओर एक घना वायुमंडल मौजूद है। इस वायुमंडल में तरह तरह की गैसें, धूल के कण, वाष्प के घने बादल, यहाँ तक कि वायरस भी मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह से 480 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। इस सतह से 16 किलोमीटर ऊपर तक वायु का घनत्व अधिक होता है, फिर ये धीरे धीरे कम हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती है। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। जब तारों से प्रकाश की किरणें चलकर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती हैं, तो तापमान में अंतर के कारण धूल और कणों के कारण इनका परिवर्तन होता है। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तारे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर मौजूद हैं। उनमें से चलकर आने वाला प्रकाश क्षीण होता है। यह कमजोर प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। अगर हम किसी टेलीस्कोप के द्वारा भी अगर तारों को देखें तो भी वह एक छोटे प्रकाश के बिंदु के रूप में ही दिखाई देगी। तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब हैं, इसलिए टेलीस्कोप से देखने पर ग्रह एक डिस्क की तरह दिखाई देता है। चंद्रमा और ग्रहों से आने वाला प्रकाश तेज होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि जब यह प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो यह वायुमंडल में तापमान की भिन्नता और धूल के कणों को प्रभावित नहीं हो पाता और इसका विवर्तन नहीं होता। इसलिए हमें चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। जिन ग्रह और उपग्रहों पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर आकाश दिन में भी काले रंग का दिखाई देता है तथा वहाँ तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। जैसे कि चंद्रमा की सतह पर दिन में भी आकाश काला दिखाई देता है और तारे दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर आकाश की ओर देखता है, तब भी उसे तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर वायुमंडल मौजूद नहीं है, सिर्फ खाली व्योम है। वही पृथ्वी पर कई एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज स्थापित की गई है जो कि तारों से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करती हैं। इन एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज यानी कि वेधशालाओं को भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनाया गया है। इसका एक प्रमुख कारण है कि वह पहाड़ों पर वायुमंडल वेल होता है, जिससे कि तारों से आने वाली कमजोर किरणों को देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, अंतरिक्ष में कितने तारे हैं? जब भी आप रात को आसमान की तरफ निहारते होंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। तो इसका आंसर है, पृथ्वी पर जितने समुद्री तट है और वहाँ जितने बालू के कण हैं, उससे कई ज्यादा ब्रह्मांड में तारे हैं। अब ये कैसे? तो यह दावा है अमेरिकी खगोलविद कार्ल सागन का। उन्होंने यह बात एक टीवी शो में कही, लेकिन क्या उनका दावा सही है? क्या ब्रह्मांड के तारों की गिनती की जा सकती है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खगोलविद प्रोफेसर गैरी गिलमोर हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों की गिनती कर रहे हैं। आकाशगंगा में ही पृथ्वी और सौर मंडल है। प्रोफेसर गैरी उस प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रहे हैं जिसके तहत यूरोपीय अंतरिक्ष यान के जरिए हमारी आकाशगंगा में तारों की गिनती की जा रही है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि दूरी के हिसाब से हमारी टीम ने जो पहला डाटा जारी किया उसमें 2 अरब से कम तारे हैं। यह हमारे आकाशगंगा के कुल तारों का महज 1% है। गिनती के इस मॉडल के हिसाब से आकाशगंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक आकाशगंगा की बात है। फिर पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे? तो प्रोफेसर गैरी गिलमोर बताते हैं कि दूसरे आकाशगंगा में हमारी आकाशगंगा के बराबर तारे हो सकते हैं। अगर हम लोगों को यह पता लग सके कि ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, तो तारों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या पता लगाने से पहले ये पता लगाना होगा कि यह कितना चमकीला है। क्या अन्य भी हमारी आकाशगंगा की तरह है या फिर हमसे अलग है? तो प्रोफेसर गैरी मोर कहते हैं कि यह पता लगाने के लिए हमें आकाशगंगा की दूरी और आकार का पता लगाना होगा। इससे हम यह समझदारी बना सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसे
हबल लॉ कहते हैं। हबल लॉ की मदद से प्रोफेसर गैरी आकाशगंगा की चमक और हमसे उसकी दूरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं। अब इन संख्याओं का गुणा करके ब्रह्मांड में तारों की संख्या का पता लगाया जा सकता है, यानी 2 के बाद 22 शून्य हो गए। फैक्ट नंबर 5, ट्रेन की चैन खींचने पर ट्रेन क्यों रुक जाती है? तो ट्रेन का सफर तो आपने कभी ना कभी तो किया ही होगा और आपने सफर के दौरान ट्रेन की चैन खींचने की घटनाओं के बारे में सुना होगा, पर आपने कभी सोचा कि ट्रेन की चैन खींचने पर ट्रेन कैसे रुक जाती है और ट्रेन में मौजूद टीटी को इसके बारे में पता कैसे चलता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि ट्रेन की चैन खींचने पर ट्रेन क्यों रुक जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेन में ब्रेक काम कैसे करते हैं। ट्रेन में भी वही एयर ब्रेक होता है जो सड़क पर चलने वाले किसी कमर्शियल वाहन जैसे कि बस या ट्रक में होता है। ट्रेन के ब्रेक में एक पाइप होता है जिसमें हवा भरी होती है। यही हवा ब्रेक शू को आगे पीछे करती है और जब ब्रेक शू पहिए पर रगड़ खाता है तो ब्रेक लगने लगता है। लेकिन ब्रेक कब और किस स्थिति में लगाना है यह पूरी तरह ट्रेन के ड्राइवर मतलब लोको पायलट और उसके सहयोगी गार्ड की सूझबूझ पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि किसी भी सड़क पर ट्रैफिक संचालन के लिए 3 सिग्नल होते हैं। ऐसे रेलवे में भी 3 सिग्नल होते हैं, हरा, पीला और लाल। हरा सिग्नल होने पर ट्रेन अपनी स्पीड से चलती है, लेकिन जब पीला सिग्नल मिलता है तो लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड कम करनी होती है। अगर लगातार पीला सिग्नल लोको पायलट को मिल रहा है तो उसे बार बार अपनी स्पीड कम करने की जरूरत होती है। वही अगर लाल सिग्नल मिलता है तो लोको पायलट की यह जिम्मेदारी होती है कि वो सिग्नल से पहले ट्रेन रोक दे। तो अब जानते हैं कि ट्रेन चैन खींचने से कैसे रुक जाती है। तो पूरी ट्रेन की लंबाई में ब्रेक पाइप में 5 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर वायु का दबाव बना के रखा जाता है, जिससे ट्रेन के ब्रेक रिलीज रहते हैं। यात्री आपातकालीन अलार्म प्रणाली का इस ब्रेक पाइप और अलार्म चैन के बीच लगाई जाती है। जब अलार्म चैन खींची जाती है तो यात्री आपातकालीन अलार्म वॉल्व में दिए गए 8 मिलीमीटर चौक के माध्यम से ब्रेक पाइप से हवा का दबाव बाहर निकलता है और ट्रेन में ब्रेक लगते हैं। इसके साथ ही ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप से हवा के दबाव में अचानक गिरावट के कारण लोकोमोटिव में एयर फ्लो संकेत और रूटिंग सिग्नल भी देता है। इसके द्वारा चालक को ब्रेक पाइप प्रेशर से गिरावट के बारे में पता चलता है कि वह ट्रेन को रोककर इसके कारणों की जांच करता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।